हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चे आप मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। चलिए हम इसी के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा इशू किया गया है, वो भी 2022 और 23 का। और ये साइंस का आपका सैंपल पेपर है सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो इससे भी एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आए हैं, तो मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ कहाँ से आए गए, ताकि आपको उसको आगे की तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। और मैं ये भी बता दूंगा कि मोस्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही अवेलेबल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बोर्ड के द्वारा। द चेंज इन कलर ऑफ द मोइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। पहला, प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजनियम आयन, प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट एज एन इंडिकेटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है आपका। चैप्टर का नाम है एसिड बेस और सॉल्ट है, और ये एनसीईआरटी बुक से ही आया है, जो कि एक्टिविटी 2.9 का पेज नंबर 23। तो आपसे मैं ये भी कहूंगा कि आप मेरे साथ एनसीईआरटी की बुक लेके बैठेंगे, तो ये पेपर मैं आपको हैंड टू हैंड ये भी बताते रहूंगा कि कौन से पेज पे कहाँ से आपको आंसर्स मिलेगा, ताकि आपको कौन से टॉपिक को बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ने हैं। तो आप मेरे संग ये एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठ जाइए। तो चलिए हम पेज नंबर 23 पे आ जाते हैं। तो यही वाले डायग्राम को देखिए, आपको दे रखा है बुक्स में इस तरह से कलरफुल करके। तो ये डायग्राम सेम है, ये एनसीईआरटी बुक से मैंने डायग्राम लिया है, जो कि पेज नंबर 23 पर है आपका एक्टिविटी 2.9 का। अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या खास बात है। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे कि ये कंसनट्रेट H2SO4 है। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है। उसको रिएक्ट करने के बाद इस पे एक स्टॉपर लगा देते हैं, इस तरह का स्टॉपर लगा दिया और उससे एक डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने मोइस्ट लिटमस पेपर रख के देखा, मोइस्ट जिसमें कि नमी होती है, वाटर एडेड होता है। तो देखिए मैं आपको इसको समझाने के लिए एक 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 स्टेप करके लेके चलता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? H2SO4 को हम यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं। किस में डाल रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे H2SO4 की रिएक्शन हम यहाँ पे कराएंगे किससे? सोडियम क्लोराइड से। तो देखिए जब H2SO4 की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमारा बनता है एक तो HCl गैस और एक सोडियम सल्फेट। तो गैस के रूप में जो बन रहा है वो HCl बन रहा है। और ये HCl गैस जो होती है, जब हम इस पे यहाँ पे स्टॉपर लगा देते हैं और एक डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं, तो ये HCl गैस यहाँ से क्या होती है? डिलीवरी ट्यूब की तरह बाहर आ जाती है। अब इसमें क्या खास बात है, अगर हम लिटमस पेपर यहाँ पे लेके तो आ रहे हैं ब्लू कलर का, लेकिन ये ड्राई है। अब हम जानते हैं कि HCl जो है ड्राई लिटमस पेपर से रिएक्शन नहीं करेगी, तो इसमें कोई भी इसके कलर में चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये हम लिटमस पेपर को ड्राई की जगह क्या कर देते हैं? मोइस्ट कर देते हैं, यानी कि उसमें वाटर का थोड़ा सा पार्ट ऐड हो जाता है, तो HCl गैस, वी नो वेरी वेल कि HCl गैस बहुत डिजोल्व होती है वाटर में। तो वो वाटर में डिजोल्व होके क्या बनाएगी? वाटर में डिजोल्व होके वो हाइड्रोजनियम आयन और क्लोराइड आयन आपको मतलब बना के देगी, जिससे कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड आयन क्या करेगा? इस ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपका रेड में। अब आप बिल्कुल क्वेश्चंस को क्लियर हो जाएंगे कि जो यहाँ पे देखेंगे कि ये ब्लू कलर जो है वो लिटमस में रेड में कलर में चेंज होता जा रहा है। तो किसके कारण चेंज हो रहा है? स्पेशली वो हाइड्रोजन आयन के द्वारा चेंज हो रहा है, जो इसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजनियम आयन इन द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो रहा है, उसके कारण जो मोइस्ट लिटमस पेपर है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका कलर चेंज होने का रीजन जो है यहाँ पे पूछा गया था, द चेंज इन कलर ऑफ द मोइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप, तो वो किसके कारण है? हाइड्रोजन आयन के कारण। देखिए बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, इसका यहाँ पे क्या रोल है। इससे हो सकता है कि अगला क्वेश्चन यही आपको बोर्ड में बना के दे दे। यहाँ पे लिखा हुआ है गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए इसका यहाँ पे क्या रोल है। तो अभी इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया, लेकिन हो सकता है कि अगली बार में ये आपसे क्वेश्चंस आपसे आ जाए। तो देखिए इसमें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फिलहाल तो हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पे करेक्ट, थर्ड। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है, अगर क्लाइमेट आपका ह्यूड हुआ, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और क्लाइमेट में ह्यूमिड प्रेजेंट है, तो आप नोट करोगे जो पास होने वाली गैस है वो ड्राई ट्यूब चाहिए होगी। तो ड्राई ट्यूब करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिया है? कैल्शियम क्लोराइड लिया है। कैल्शियम क्लोराइड क्या कर देता है? जो गैस ट्यूब होता है उसको ड्राई करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट तब कर रहे हो जब नमी क्लाइमेट में मॉइस्चर है, तो आपको यहाँ पे ट्यूब में क्या लेना पड़ेगा?
कैल्शियम क्लोराइड इसलिए ताकि वो गैस को ड्राई कर सके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है। रिडॉक्स रिएक्शन आप जानते होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन करके जो रिएक्शन बनती है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया और किस किस पेज नंबर से आया है। तो देखिए ये आपका आया चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस और बुक है आपकी एनसीईआरटी का। टॉपिक देखेंगे आप मेरे संग बुक निकाल के जरूर बैठिए, आपको मैं एक एक क्वेश्चन टैली करा दूंगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चैप्टर का नाम टॉपिक है और पेज नंबर ये 12 पर है। तो देखिए इसको आप जहाँ पे इसको पहले हम करने क्वेश्चन को करने से पहले, रिडॉक्स रिएक्शन को करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन हम जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए इस रिएक्शन पे हम आ जाते हैं। इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। देखिए हर एक में लिख रखा है यहाँ पे। और फिर नीचे वाले ऑप्शन में रखा है MnO2 ऑक्साइड MnCl2। तो हम यहाँ पे पहले रिलेशन देखते हैं MnO2 का MnCl2 में हो क्या रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ ऐड थी, MnO2 के साथ क्या थी, ऑक्सीजन ऐड थी और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। और देखिए ऑक्सीजन का रिमूव होना, यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन का रिमूव होना, ये कहलाएगा रिडक्शन। तो MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सिमिलर वे में हम HCl का अगर Cl में कन्वर्ट करके देखें तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गई, रिमूव हो गई है। और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का रिमूव होना कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो ये नीचे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब हम यहाँ पे ऑप्शन को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए MnO2 रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस सही है। तो देखिए MnO2 रिड्यूस हो रही है, ये बिल्कुल दोनों करेक्ट है। MnO2 का ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा तो ये हम ऑप्शन काट देते हैं और ये भी ऑप्शन काट देते हैं, तो गलती है। अब इन दो ऑप्शन में भी हमें चेक करना है आगे। HCl ऑक्साइड हो रहा है, ऑक्सीडाइज दो, एक तो H2O से दिखा रहे हैं और एक दिखा रहे हैं हम Cl2 से। तो यहाँ पे रिएक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl का किस में हो रहा है, Cl2 में हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शो इन द अबव सेटअप। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप बुक्स को निकालेंगे तो ये देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का है और चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है। बुक एनसीईआरटी है, एक्टिविटी आपकी 1.1 है, पेज नंबर 1, यानी बुक का बिल्कुल स्टार्टिंग का जो पेज नंबर 1 है ये क्वेश्चन वहीं से आपका आया है। इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या ध्यान से, एक बर्नर है, बर्नर से हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिवर की ऐश बन रही है, राख बन रही है, उस राख को हम यहाँ पे इकट्ठा कर ले रहे हैं और उस राख को इकट्ठा करके हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ये डायग्राम तो नहीं दिया गया था तो आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि जो मतलब सॉरी डायग्राम दे रखा है, अब इसको देखते हुए आपको यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा क्या क्या चीज़ है। तो पहले मैं एनसीईआरटी के पेज नंबर आप 1 पे आप निकालेंगे तो ये आपको एक तो मैं रिएक्शन बता देता हूँ कि रिएक्शन पहले क्या होती है। जो मैग्नीशियम है, जब मैग्नीशियम को हम इसमें बर्नर में हीट करते हैं, बर्नर में हीट करने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है, जिसको हम एस भी कह सकते हैं, व्हाइट रंग की। इसको हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं और ये साथ के साथ एक ड्रेजलिंग लाइट में भी ये फ्लेम में के रूप में भी मतलब लाइटेड होता है। तो आप यहाँ पे एक्टिविटी देखेंगे तो एक्टिविटी में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए ऑप्शंस में अगर ये ब्राउन पाउडर की बात कर रहा है तो ब्राउन पाउडर तो है ही नहीं, ये गलत हो गया। कलरलेस गैस विच इज टर्न लाइम मिल्की वाटर, तो ये भी मिल्की वाटर तो है ही नहीं यहाँ पे। मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है विद ब्रिलियंट वाइट लाइट, तो ये ऑप्शन थोड़ा करेक्ट लग रहा है हमें कि मैग्नीशियम रिबन जो हो रहा है वो ब्रिलियंट वाइट लाइट में यानी कि ड्रेजलिंग लाइट में हो रहा है। रेडिश ब्राउन गैस बन रही है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट है आपका। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये तो थोड़ा मिला जुला हुआ क्वेश्चन है, वैसे ये आपको 4th चैप्टर से मिल जाएगा, कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर का ये लिंक है ये। तो देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा गया है विद रेफरेंस टू द 4 गैसेस दे रखी है, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट।
तो देखिए पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि सबसे आसान यहाँ से करना हो जाएगा। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है हमारे रेस्पिरेशन में? हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेशन में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये भी नीचे कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब ए ऑप्शन में ऑक्सीजन है तो ये गलत हो गया, सी ऑप्शन में ऑक्सीजन है तो ये भी गलत हो गया। तो एक से हमने ये आईडी लगा ली। अब या तो ऑप्शन बी सही हो सकता है या ऑप्शन डी। तो आगे हम इस पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं, कार्बन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यानी कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन दिखा रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ उन्होंने? प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट मतलब प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब देखिए कार्बन ऑक्साइड दोनों में आ रहा, तो नीचे वाले गलत हो गए, और ये ए वाला ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट है नहीं। अब देखिए ये दोनों हमारे राइट आंसर आ रहे हैं। एक आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन ये वाला, और एक ये वाला आ रहा है। तो हमने इन दोनों से ये गलत क्या कर दिया कि ये तीनों क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में था तो ये वाला हमारा ये गलत था और ये गलत था। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इन कंप्लीट कंबशन में नहीं मिलेगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बचता है? बी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, इट विल बी एब्जॉर्ब दैट द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। चलिए इसको हम पहले देखते हैं कि ये आया कहाँ से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए बच्चों मैं आपको एक बार 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 बता दूं, एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस अभी तक मैंने कराए वो एनसीईआरटी से आए, और आगे भी मैं आपको टैली कराऊंगा कि मोस्टली नहीं सारे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक के एक एक चीज को, स्पेशली एक्टिविटीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और बॉक्सेस में जो लिखा है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए ये आपका एनसीईआरटी बुक का आया है एक्टिविटी 3.12 से, और पेज नंबर है ये 44 और फिगर नंबर है 3.4। तो मैं आपको पहले फिगर दिखा देता हूँ। ये फिगर आपकी एनसीईआरटी है, और ये इसी फिगर से इसका क्वेश्चन आया गया है। कैसे? देखिए इस फिगर में क्या है, एक आयरन है, नेल है, और उसको किस में डिप करा गया? कॉपर सल्फेट में। दूसरी फिगर में क्या, कॉपर का वायर है और उसको डिप करा गया है आयरन सल्फेट में। इसके लिए भी मैं पहले एक चीज और यहाँ पे ले लेता हूँ, वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल सीरीज। तो सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी मेटल की सीरीज क्या होती है, ये आपने भी देखा होगा सीरीज को। जो ऊपर के मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे के होते हैं वो लोअर रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयरन, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। आयरन का फॉर्मूला हो गया Fe। और ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या हो गया? CuSO4। अगर आयरन कॉपर को यहाँ से हटाएगा, ये नहीं हटाएगा, ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर आए, तो आयरन रिएक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? इससे रिएक्शन करके बनाएगा FeSO4, और इसमें कॉपर क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो यहाँ से कॉपर अलग हो जाएगी, और इसका यहाँ पे कलर भी क्या हो जाएगा? देखिए चेंज हो जाएगा। तो ये कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है आयरन नेल के साथ। अब यहाँ पे दूसरे वाले केस में हम देखें तो यहाँ पे हमने कॉपर की रिएक्शन किससे दिखा रहे हैं? आयरन सल्फेट से। तो कॉपर Cu और आयरन सल्फेट हो गया FeSO4। अब देखिए कॉपर जो है एक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, तो वो आयरन आयरन को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कमजोर वाला कभी ताकतवर को हटा नहीं सकता। तो यहाँ पे ये कॉपर जो है वो आयरन से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसका रीजन है ये एक्टिविटी सीरीज में नीचे है कॉपर और आयरन है ऊपर। तो यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, मतलब इसको डिस्प्लेस ही नहीं करेगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। जब रिएक्शन नहीं होगी तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसा भी कलर दिया गया होगा वैसा ही कलर उसमें रहेगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा गया था। देखिए ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन को हमने रखा, किसमें रखा? ग्रीन फेरस सल्फेट। देखिए कॉपर आयरन ये और फेरस सल्फेट ये इसमें हमने रखा, और इसका कलर कैसा था? ग्रीन। कलर कैसा है आपका बच्चों? ग्रीन। तो आपको ऑब्जर्व करने को कहा जा रहा था कि फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बताइए कैसा होगा। तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हो रही है। टर्न कलरलेस, कलरलेस भी नहीं होगा। टर्न कलरलेस रेडिश ये हो जाएगा।
ये भी नहीं होगा। रिमेन ग्रीन, हाँ ये आंसर होगा, रिमेनिंग ग्रीन, ग्रीन ही रहेगा क्योंकि कोई भी कलर कॉपर जो है उससे रिएक्शन नहीं कर रहा तो कोई भी उसमें चेंज नहीं करेगा। तो आया बच्चों आपको समझ में, यहाँ पे ये आपका ऑप्शन आ जाता है डी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिविटीज को अच्छे से देखना है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप मेरे संग ये सैंपल पेपर कर रहे हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक मेरे साथ लेके बैठिए। मैं आपको ये सारे सैंपल क्वेश्चन दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी बुक में कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपको जब स्टडी करें तो उसको और अच्छे से स्टडी करेंगे तो और अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने यही बताने की कोशिश की कि बच्चों आप एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 6 क्वेश्चन आता है, अनीता ड्रॉप each dilute acetic acid, dilute hydrochloric acid on pH paper and compare the color. Which of the following is correct conclusion? तो पहले हम यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक्स में कहाँ पर है ये क्वेश्चन मिलेगा हमें। ये मिलेगा एसिड बेस और सॉल्ट का चैप्टर नंबर 2 और ये है एनसीईआरटी का पेज नंबर 26। तो देखिए पेज नंबर 26 पे आपको एक ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा। इस डायग्राम से ही इसका आंसर यहाँ पे है। कैसे? देखिए अगर किसी का पीएच स्केल न्यूट्रल होता है तो उसका नंबर होता है 7 और अगर उसका 7 से डाउन हो जाता है तो वो उसकी क्या प्रॉपर्टी बढ़ती है, एसिडिक प्रॉपर्टी उसमें बढ़ती है, एसिड की प्रॉपर्टी बढ़ती है। और अगर वो 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेस की प्रॉपर्टी बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में लिखा है कि इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, अगर जैसे जैसे H आयन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ये डिक्रीज होंगे हाइड्रोजन आयन तो उसका बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, एक दे रखा है डाइल्यूट एसिटिक एसिड, चलिए एक बार मैं मिटाल के देखता हूँ। एक दे रखा है आपको डाइल्यूट एसिटिक एसिड दे रखा है बच्चों, और एक दे रखा है आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है। तो इनमें क्या खास बात होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। ये बहुत वीक एसिड होता है और जो वीक एसिड होता है वो हमें हाइड्रोजनियम आयंस नहीं देते। अब हाइड्रोजन आयंस हमारे पास कम है तो डिक्रीज है हमारे पास हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब अगर डिक्रीज हाइड्रोजन आयन है तो इस स्ट्रक्चर इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा इसकी पीएच वैल्यू हाई जाएगी, यानी कि 7 से ऊपर की तरफ जाएगी और ये कहलाएगा आपका स्ट्रॉन्ग द बेस। दूसरा आपको दे रखा है HCl एसिड, ये बहुत हाईली एसिडिक होता है और इससे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा, जो कि आपको जो हाइड्रोजन आयन देगा इंक्रीज होंगे तो उससे पीएच वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, और लोअर होगी तो ये एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं, पीएच एसिडिक एसिड इज मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच की एसिडिक एसिड, पीएच एसिडिक एसिड इज मोर है या उससे मतलब कैसी कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे पीएच की एसिडिक एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या है, ज्यादा ही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ये आपको अभी मिल ही गया यहां से, देखिए पीएच स्ट्रॉन्गर देन द बेस। तो यहाँ पे एसिडिक एसिड जो है मोर देन द हाइड्रोजन, पीएच की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या निकली थी, ज्यादा थी क्योंकि बेस इसका था और ये यहाँ पे एसिड था। तो पीएच की वैल्यू जो है एसिड की कंपेयर टू बेस से, इससे एसिड से क्या, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या है, ज्यादा है। तो ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो जाता है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका कार्बन कंपाउंड का चैप्टर का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बना के दे रखा है इन्होंने। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर में ए और बी दो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बच्चों आप जानते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो देखिए इस हिसाब से देखिए तो ये हमारा अनसैचुरेटेड है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बी लिख रखा है। तो बी में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ही नहीं, भले इसके साथ अदर ग्रुप जुड़े हुए तो अदर ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन की बात करी जा रही है तो हम केवल हाइड्रोकार्बन यानी कि H और C के ही बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये हमारा अनसैचुरेटेड नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है ए बिल्कुल गलत है। C और D आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ये तो है ही नहीं। अब यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे अदर ग्रुप आ गए। यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन डी नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा अदर ग्रुप क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन भी नहीं है। सी देखते एडिशन। अब देखिए सी पे तुम चेक कर रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट H2C। अगर हम ए में
हाइड्रोजन को ऐड कर दे, इट मीन एस की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा दे, तो ये सी में जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए मैं इसके रिएक्शन से दिखाता हूं आपको। हमने यहाँ पे ए लिया, ये ए हमारे पास है, इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराई, किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो देखिए ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी दो दो दिखा रहा है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगने का मतलब है कि दो बॉन्ड टूटेंगे और उसमें दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड में। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका ए से सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने के बाद जो ए है वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, आपका सी में हो जा रहा है। और लास्ट ये डेफिनेट रूप से गलती हो जाएगा क्योंकि एडिशन ऑफ पोटेशियम परमानेंट B2D होगा ही नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी। 8th क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। देखिए ये आपको अभी समझ में आएगा जब हम यहाँ पे इसको ये देखते हैं कि क्वेश्चंस आया कहाँ से है। तो ये आया आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 से, और ये एनसीईआरटी बुक का फिगर नंबर 6.1 है जो कि क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम है ये, और पेज नंबर है आपका 96। तो चलिए हम पेज नंबर 96 पे आ जाते हैं। तो ये पेज नंबर 96 पे आपको ये डायग्राम दिखेगा, और ये डायग्राम आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। देखिए ये लीफ का ये जो क्रॉस सेक्शन का पार्ट है ना, इसको जूम करके आपको ये दिखाया गया है, और ये डायग्राम देखेंगे तो बिल्कुल टैली करेंगे तो ये डायग्राम और ये डायग्राम सिमिलर है, बस इसमें बीच में छोटे छोटे होल नहीं बनाए हैं, उसी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ है, ये आइडेंटिफाई करना है लेयर की जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके दे। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक में ही ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, आप अगर बुक निकाल के बैठे तो आप मेरे संग पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ मिलेगा। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप शोन इन फिगर 6.1 यू विल नोटिस दैट सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट। देखिए यहाँ पे ग्रीन डॉट दिखे रहेंगे, ये बहुत सारे ग्रीन डॉट दिख रहे हैं। ये ग्रीन डॉट क्या चीज़ है, एक्चुअल में सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल ही असेंशियल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा कराएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए सबसे ज्यादा आपको ये फिगर में देखना है, जो ग्रीन सर्कुलर स्ट्रक्चर है छोटे वाले, वो सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं आपको। देखो सबसे ज्यादा वो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट की कंपेयर आप करेंगे इससे। तो देखिए ये सेकंड वाले पार्ट का स्ट्रक्चर इससे मिल रहा है, और साथ के साथ ये बीच जो थर्ड पार्ट है इसमें भी आपको डॉट ज्यादा दिखाई पड़ रहे ग्रीन नुमा। तो आप समझ गए कि यहाँ पे क्लोरोफिल जो सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे मिलेगा, सेकंड वाले पार्ट में और थर्ड वाले पार्ट में। देखिए यहाँ से सेकंड और थर्ड ये आपका देखिए ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको सेकंड पार्ट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वेश्चन बना के, और ये आपका कौन सा है, थर्ड पार्ट का है ये, और लास्ट जो है ये आपका फोर्थ पार्ट। तो सबसे ज्यादा देखिए ये वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस में ज्यादा रोल अदा करेगा क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है। तो आप ऑप्शन पे आ जाएंगे, तो ऑप्शंस में आपका कौन सा करेक्ट होगा, एक तो सेकंड वाला और एक थर्ड वाला। तो देखिए सेकंड और थर्ड आपका किस में लाई कर रहा है, बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे बी इज अ करेक्ट आंसर। तो देखा बच्चों, आप लोग देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही मैं अभी तक कराते आया हूँ, 8 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से मिले हैं। तो बस आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा, बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ताकि आपको बोर्ड के क्वेश्चंस को 20 में से 20, मैं अभी और भी वीडियो बनाऊंगा जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए स्पेशली बनाऊंगा। 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके एमसीक्यू के लिए, बोर्ड के पेपर के लिए, और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बना के दूंगा जो आपके एनसीईआरटी बुक के ही होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें ही से ही आएंगे। चैप्टर वाइज मैं चैप्टर बना के दूंगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ऑब्जर्व करना है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है नीचे, नेम द केमिकल इंडिकेट एज एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स लिख रखा है, इसका हमें नाम बताना है।
जो कोई एब्जॉर्ब गैस को कर लेता है बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो भी गैस बनती है उस गैस को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने का ये काम करता है। हम जानते हैं रेस्पिरेशन में कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला कौन सा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस और एक्टिविटी 6.2 फिगर 6.4 और डायरेक्टली खोल सकते हैं आप बच्चों पेज नंबर 96। तो बच्चों आप मेरे संग आइए पेज नंबर 96 पर। तो देखेंगे आपके पास 96 पे ये वाला डायग्राम आपको दिख जाएगा, फिगर नंबर 6.4। देखिए इस फिगर में क्या खास बात दे रखी है, ये एक्सपेरिमेंटल क्या है, विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पे इन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है स्प्रेड में, और ये वाला विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कोई भी इन्होंने नहीं रखा है। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं तो ये जो प्लांट है रेस्पिरेशन कर रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करता है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये पूरे अंदर अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कुछ देर बाद यहाँ पे इसकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो यहाँ पे रेस्पिरेशन बनने वाला सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं मिलेगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है। तो यहाँ पे इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेट में कौन सा ये आपका है। तो अब आप समझ गए ये प्लेट में इन्होंने क्या रखा है। देखिए आपको एक्टिविटी से आंसर दिख रहा है, क्या रखा था उन्होंने, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चों KOH। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है बी ऑप्शन KOH। तो देखा बच्चों ये भी एक्टिविटी से, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस एक्टिविटी के ही आ रहे हैं MCQ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ a tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, then what percentage F1 F2 generation respectively will be tall। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम आएंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर आपका एनसीईआरटी बुक है, और एक्टिविटी फिर से आ गई है 9.2, फिगर आप आ जाएंगे 9.3, और डायरेक्टली आप ओपन कर लीजिए पेज नंबर 144। तो एनसीईआरटी का पेज निकालिए 144, वहां पे इसका आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखा हुआ मिलेगा पी प्लांट का, जो कि मेडल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे दो प्लांट एक जैसे लिए गए, तो देखिए यहाँ पे भी क्या, इफ अ टाल टी प्लांट को क्रॉस किया जाए प्योर ड्राफ्ट प्लांट। तो देखिए टॉल टी प्लांट में कौन से लेंगे, कैपिटल टी, और ड्राफ्ट में कौन से लेंगे, स्मॉल टी। जब हम इसको कराएंगे तो फर्स्ट जनरेशन में एक कैपिटल टी यहाँ से आएगा, एक स्मॉल टी, और ये आपका गैमेट्स बनेगा। तो इसमें यहाँ पे अगर कैपिटल टी प्रेजेंट होता है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर आपका इसका होगा टॉल का, तो वही इसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो यहाँ पे हमें 100% टॉल मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम से भी दिखाया है, दो कैपिटल टी है, दो स्मॉल टी, इसकी रिएक्शन से करा रहे हैं, तो सारे ही प्लांट आपको टॉल नजर आ रहे हैं। तो सारे ही प्लांट फर्स्ट जनरेशन में क्या मिल रहे हैं, 100% हमें क्या मिल रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में। आपको जैसे पूछा गया था फर्स्ट, तो फर्स्ट जनरेशन में देखिए आंसर के हिसाब से तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमें 100% मिलेंगे। लेकिन अभी हम आगे को भी समझ लेते हैं, F2 जनरेशन की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए F2 जनरेशन कैसे होगा, अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन हमें टी मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसको हमने क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराना आप लोगों को जानते हो, इधर से टी आएगा, इधर से कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी के रूप में। तो देखेंगे कि सारे कैरेक्टर क्या है, टॉल 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 है, और जिसमें स्मॉल टी है वही ड्रॉप है। तो 3% के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 75% आपका कैपिटल टी है और 25% आपका स्मॉल टी है। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पे जो हमारे पास F2 जनरेशन है उसमें 3:1 का रेशियो है, यानी हम कह सकते हैं 75% हमारा टॉल है। तो यहाँ पे भी देखिए दिखा रखा है इन्होंने डायग्राम बना के, तो 3 तो हमारे टॉल है और 1 हमारा स्मॉल है। तो यहाँ पे हमारे पास F2 की परसेंटेज कितनी आ गई, 75, जबकि हमारी F1 की कितनी थी, 100%। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ ऑब्जर्व द 3 फिगर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट टॉपिक मूवमेंट एप्रोप्रिएटली।
तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पेज नंबर आपको अभी आते हैं चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनसीईआरटी बुक फिगर 7.6, और पेज नंबर आप आ जाइए मेरे साथ 121 पे। जी बिल्कुल, मैं आपको इतने क्वेश्चंस को इतने आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ताकि आपके माइंड में मेकअप होगा कि आपको बोर्ड की तैयारी करने के लिए क्या क्या आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे हम आगे पेज नंबर 121 पे, जिसपे ये फिगर बनी हुई है 7.6। इसमें एक दिखाया है निगेटिव जियोट्रॉफिक और एक दिखाया है पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। निगेटिव जियोट्रॉफिक में क्या होता है, जो रूट्स होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, और जो शूट्स होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, लाइट की उसमें बेंड हो जाती है। तो देखिए ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक में ही, यहाँ पे इसी टॉपिक में। तो एक बार इसको चलिए पढ़ लेते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। Environmental triggers such as light or gravity will change the direction of the plant grow। तो ये जो environment होता है वो ग्रोथ को, कि प्लांट किधर ग्रोथ करेगा उस पर डिपेंड करता है। तो ये डायरेक्शनल ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी आइदर टूवर्ड्स हो सकते हैं स्टिमुलस के, और ये अवे भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट काइंड के फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाया है। शूट जो है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है बेंडिंग टूवर्ड द लाइट, यानी कि धूप की रोशनी जिधर पड़ती है वो उधर की तरफ मुड़ जा रहा है, और जबकि जो रूट है इसका वो कहाँ मुड़ रहा है, बेंडिंग अवे, वो लाइट से नीचे की तरफ मुड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये नीचे की तरफ है, लेकिन ये इसका जो शूट है ये कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो गलत हो गया ये आंसर आपका। इसमें ये सही है, ये ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका जो रूट्स है वो कहाँ होना चाहिए, नीचे। तो ये भी गलत है। ये बिल्कुल देखिए इसी से फिगर टैली हो रही है, बिल्कुल सिमिलर है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि निगेटिव जियोट्रॉफिक दिखा रहा है, और ये डाउनवर्ड है तो ये आपको दिखा रहा है पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी जो है आपका, मतलब सी से मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन में लिखा है तो वो डी ऑप्शन सही है, और वैसे आंसर यहाँ पे इसके हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर। The diagram show below the depict pollination. Choose the option that show a maximum variation in the offspring। तो चलिए फिर बच्चों हम आते हैं, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन पेज नंबर चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 135। तो आप मेरे साथ पेज नंबर 135 को ओपन कर लीजिए, और उसमें ये वाला टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, और इस टॉपिक से ही इसका आंसर है। तो देखिए पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम स्टमन टू द स्टीमा। जो पॉलन की प्रोसेस होती है वो उसके लिए क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है स्टीमन से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं। इफ दिस ट्रांसफर पॉलन ऑकर इन द सेम फ्लावर, ये अगर एक ही फ्लावर में होता है तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से दूसरे पे जाते हैं तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सेम टू सेम फ्लावर में होना, वो आपका सेल्फ कहलाता है, और एक फ्लावर का दूसरे से होना वो आपका कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा गया उस पर हम फोकस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमें यहाँ पे समझना क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया द डायग्राम शो बिलो द डिपिक्ट्स पॉलिनेशन दिखाया गया है। चूज द ऑप्शन दैट विल शो मैक्सिमम वेरिएशन, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा इसका मतलब जो नया प्लांट बनेगा उसमें वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, मैं इसको आपको एक कहानी समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब ये क्या है कि डॉग्स की ब्रीड ले लेते हैं, जैसे एक ए डॉग है पॉमेलियन। अगर पॉमेलियन को पॉमेलियन से क्रॉस कराया जाएगा यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की तरह ही काम करेगा, तो वो भी पॉमेलियन बनेगा। अब एक पॉमेलियन ले लिया और एक हमने इसको करा दिया देसी डॉग से ले लिया, इसका क्रॉस करा दिया, तो अब हमें ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन सी वेराइटी मिलेगी। इसमें कई तरह की वेरिएशन मिल सकती है, ये देसी भी हो सकता है और ये आपका नॉर्मल क्या हो सकता है, पॉमेलियन भी हो सकता है। तो जब हम सेम की सेम से रिएक्ट कराएंगे तो उसमें हमें वेरिएशन नहीं दिखाई पड़ेगा, उसमें हमें बिल्कुल सेम ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब हम इसकी किसी दूसरे से रिएक्ट कराएंगे तो हमें वो वेरिएशन ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। तो आपसे यही पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम वेरिएशन कब दिखाई पड़ेंगे ऑफ स्प्रिंग में, जब आपका क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस में क्या होता है, एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर से रिएक्शन होती है, और सेल्फ में क्या होता है, सेम का सेम फ्लावर से रिएक्शन होती है। तो सेम का सेम से कराने से
वेरिएशन आपको दिखाई ज़्यादा नहीं पड़ेंगे जितना कि क्रॉस से दिखाई पड़ेंगे। तो बच्चों आप समझ गए कि जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है, और जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें वेरिएशन कम मिलेगा। अब आपको यहाँ पे देखना है, देखिए सी वाला जो ऑप्शन है वो ए का एक फ्लावर से यहाँ पे उड़ के यहीं पे गिर गया, पॉलन यहीं पे गिर गया, तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन। और ये वाला भी ऑप्शन देखिए यहाँ से इस फ्लावर से उड़ के इसी पे गिर गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। बी में इस फ्लावर से यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ रहा है ये, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे बच्चों ये हो गया आपका क्रॉस। और सिमिलर वे में ये भी यहाँ से आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका क्रॉस। तो बी और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को, और यही आपको क्या दिखाएंगे, आपको मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ए और सी तो सेल्फ है जो कि ज्यादा वेरिएशन शो नहीं करेंगे, तो आंसर के हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शंस पे अगर आए तो ऑप्शन में बी और डी में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, जो कि आपके ऑप्शन मिल रहा है बी में। तो ये बच्चों बी आंसर इसका करेक्ट है, जिसमें आपका है बी और डी क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप कि मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको अच्छा क्लियर समझ में आ रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको ये भी पता चल रहा है कि ये क्वेश्चंस बोर्ड वालों ने कहाँ कहाँ से हमें दिए हैं। आप मेरे संग आगे बने रहिए, क्योंकि मैं आगे आपको बहुत अच्छे एमसीक्यू बना के दूंगा, और वो सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू उसी में से मिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी एनसीईआरटी से ही एमसीक्यू सारे बना के आपको देने वाला हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर, और ताकि वो कोई क्वेश्चन बोर्ड से अब तक मिस ना हो। बस इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूँ तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उसको आसानी से देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन द सेवरल मिनट कॉजिंग फॉर कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट, द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विल बी। चलिए देखिए, ये वैसे चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है, ये लेकिन पर्टिकुलर जगह से नहीं है, इसलिए मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा कि ये एनसीईआरटी का किस जगह से है। बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे ये इंक्रीज होगा क्यों होगा, इसके लिए मैं आपको पहले बस समझा देता हूँ, पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो चल रहे होते हैं, करंट चलने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को चलना, तो वो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, साथ के साथ वो कंडक्टर की वॉल से भी कोलाइड कर रहे होते हैं। तो कोलाइड करते समय उनकी एनर्जी में लॉस होता है, जितना एनर्जी में लॉस होता है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो लॉस एनर्जी हमारी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में वैसे बुक्स में जो रेजिस्टेंस को लोग डेफिनेशन डिफाइन करते हैं वो यही कहते हैं कि इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, करंट के रुकने को ही पाथ को ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और डीपली स्टडी में जाएंगे तो आपको ये रेजिस्टेंस से बने हुए क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए कि इधर से 10 एम्पीयर की करंट पास हुई, तो यहाँ से 10 एम्पीयर की करंट नहीं निकलेगी, यहाँ से कुछ कम निकलेगी 9.9 एम्पीयर की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही करंट को लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। तो ये लॉस एनर्जी हमारी क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे इसकी जो करंट की वैल्यू थी वो कम हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया तो उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं। एक कंप्लीट सर्किट है जिसको सेवरल मिनट तक आपने छोड़ दिया खुला हुआ। मतलब क्या है कि जैसे ये आपकी बैटरी है, ठीक है, ये नेगेटिव की है, ये पॉजिटिव की, इसको आपने कॉपर का वायर लगा के इसको कनेक्ट कर दिया, तो करंट तो लगा, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहे हैं ना। अब चाहे इसमें आप इसमें कुछ चीज़ का यूज़ करें ना करें, बल्ब बल्ब लगाए, पंखा लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करंट तो चल रही है ना। तो करंट चल रही है तो इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उसमें एनर्जी का क्या हो रहा होगा बेटा, लॉस हो रहा होगा। और एनर्जी का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो डेफिनेट रूप से एनर्जी का लॉस होना ही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और जिसके कारण ये वायर भी क्या हो जा रहा है, गर्म पड़ जा रहा है। तो बस इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। अब कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड। मतलब ये वायर में करंट को रिवर्स कर रहे हैं, कहने का मतलब एक बार करंट आपकी अगर इधर जा रही है तो अगली बार में इस वायर में करंट इधर जा रही है, एक बात। दूसरी बात, ये पोल ऑफ मैग्नेट को भी चेंज करने को कह रहे हैं कि अगर इन्होंने नॉर्थ
नॉर्थ पोल इधर दिखाया, साउथ पोल, तो अगली बार में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भाई इसको हम साउथ कर दें, इसको नॉर्थ कर दें, तो बताइए हाउ मैनी ऑफ द फोर डायरेक्शन किस हिसाब से फोर्स की लगेगी, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में काम काम करेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं इसको पहले एनसीईआरटी की बुक पे आप मेरे साथ आइए, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये पेज नंबर आप आ जाइए 233 पे और फिगर नंबर 13.13 तो देखिए यहाँ पे ये आपको फिगर देखने को मिलेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जी हाँ, ये तो हम, आप बच्चे लोग तो कहेंगे सर ये तो हम तो जानते ही है, बिल्कुल जी हाँ आप जानते हैं इसका रूल, आप जानते हैं रूल्स क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर यूज करते हैं, 3 फिंगर से मतलब एक थम, एक मिड फिंगर और एक फोर फिंगर लेते हैं, और तीनों अगर परपेंडिकुलर कर देते हैं, ये थम है, ये हमारी फोर फिंगर है और ये मिड फिंगर है, तो थम किसको रिप्रेजेंट करती है, मोशन को, यानी जिधर फोर्स लगता है, ये हमारा करती है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी को, और ये करती है हमारी करंट आई को। तो ये बच्चों इसी से क्वेश्चन आया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस में कहा है कि करंट को जो है वो डायरेक्शन को रिवर्स कर देते 2 बार। तो देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे मैग्नेट पोल है, तो यहाँ पे इस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो मैंने यहाँ पे इस हिसाब से शो कर दिया। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसमें भी नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब इसमें क्या है कि एक बार करंट नीचे की तरफ ले लेते हैं, देखिए ये नीचे की तरफ करंट आ गई, और इसमें एक बार करंट हमने रिवर्स कर दी, तो देखेंगे यहाँ पे अगर जब ये रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका इधर है, आप अपने लेफ्ट हैंड को अगर बना के यूज करेंगे, तो जो आपकी थंब के पास वाली फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको आप मतलब पैरेलल में करिए, और जो सेंट्रल मतलब मिड फिंगर है उसको डाउनवर्ड करेंगे, तो आप देखेंगे आपका थंब किस डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे थंब अगर साउथ की डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलर वे में आप मैग्नेट की डायरेक्शन को वैसे ही रहने दीजिए, करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो आपका फिंगर, आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो ये तो एक केस हुआ जब हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भाई पोल को भी हम चेंज कर ले। तो देखिए यहाँ पे हमने अब ये दोनों केस में हमने क्या करा, करंट देखिए बिल्कुल सेम रखी इसमें, और इसमें भी करंट सेम है। अब एक में हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा है, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर से देखेंगे तो नीचे से चेंज आ रहा है, तो इसमें आपका फोर्स की डायरेक्शन अगर इस रूल से निकालेंगे तो ये नॉर्थ में लाई करेगा, और इस हिसाब से निकालेंगे तो साउथ में। तो चाहे आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर लिए चाहे पोल की, आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन वो दो ही डायरेक्शन में लाई कर रही है। कौन सी दो डायरेक्शन में लाई कर रही है, या तो साउथ में लाई कर रही है आपकी, या नॉर्थ में, इसमें या नॉर्थ में या साउथ में। तो केवल दो ही डायरेक्शन आपको बताई जा रही है, तो दो डायरेक्शन का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंडेड अ वायर हैविंग डायमीटर डी लेंथ एल शोन एंड अबव, अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस इन द ऑप्शन आ जाते हैं। चलिए पहले हम आते हैं अपने एनसीईआरटी की बुक लेते हैं, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और पेज नंबर आ जाते हैं 207। तो देखिए पेज नंबर 207 पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये कुछ देखने को मिलेगा। आपने पढ़ रखा है बच्चों की रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही बात यहाँ पे देखनी है। तो देखिए यहाँ पे एक डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से क्या मतलब होगा, एरिया से, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आता है और रेडियस का फिर रिलेशन डायमीटर में आता है, तो डायमीटर का मतलब हो गया एरिया से। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो नंबर एक लेंथ अगर हमारी वायर की क्या होगी, इंक्रीज होगी, यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है। अगर हम वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। डायमीटर डी अगर बढ़ेगा, डायमीटर का बढ़ने का मतलब एरिया बढ़ना, अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या रेजिस्टेंस हमारी कम होगी, हाँ ये हो सकता है कि अगर हमारा एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा सही ऑप्शन आ रहा है। टेम्परेचर ऑफ द वायर का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक का कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। थोड़ा ये लिखा हुआ गलत आ गया है, इसमें ये लिखा जाएगा डायमीटर डी ऑफ द वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे बी इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आते हैं 16 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो देखिए बच्चों, ये आते हैं हम चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बुक आपकी एनसीईआरटी है, पेज नंबर 227 और फिगर नंबर 3.6। तो देखिए बच्चों, आप एक बात नोट कर रहे हैं कि फिगर से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में जितनी फिगर दे रखी है आप उसको अच्छे से स्टडी करिएगा और इन्हीं फिगर पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना के भी दूंगा अलग अलग तरीके से, जितने भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस हो सकते हैं। बस आप चैनल को जरा जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आपके पास ये चैनल आपसे जुड़ा रहेगा और आपको भी आगे जाने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और साथ के साथ अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ये दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। तो देखिए, ये हम निकालते हैं पेज नंबर 3.6 पे। ये आपने देखा होगा, ये वायर में जब हम करंट पास करते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न आता है वो कंसंट्रिक सर्कल होता है। कंसंट्रिक सर्कल के लिए देखो ओरिजिनल में दिखाया है ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब स्ट्रेट वायर लेते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लॉन्ग स्ट्रेट वायर से, तो वो कैसा बनता है, कंसंट्रिक। अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंसंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो 70 से 20 तक के क्वेश्चन हम यही वाले करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक असर्शन दिया जाता है ए और एक रीजन दिया जाता है आर। सबसे पहले जब आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो बस ये देखेंगे कि ये भाई ट्रू है या फॉल्स है, और ये भी यहाँ पे देखेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर इसके हिसाब से अगर ट्रू फॉल्स मिल जाएगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, फिर हमें इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे हिसाब से ये दोनों ही ट्रू आ जाते हैं, ये दोनों ही आपके क्या आ जाते हैं, ट्रू आ जाते हैं, तब हम इनमें देखेंगे आपस में कनेक्शन क्या बन रहा है, तब इस पे के हिसाब से करते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम 17 क्वेश्चन ले लेते हैं। 17 क्वेश्चन का असर्शन लिखा हुआ है इन्होंने, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। रीजन लिखा हुआ है लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों हम ये पता लगाएंगे ये दोनों पहले ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेप असर्शन का यही होता है कि ट्रू या फॉल्स को पता लगाना कि ये दोनों उन्होंने सही लिखे या गलत। अगर ये सही या गलत दोनों सेम हो जाते हैं, सही या गलत में से कोई गलत हो जाता है, तो इनमें से कोई ना कोई आंसर मिल जाता है, और दोनों अगर ट्रू होते हैं तो इनमें से कोई आंसर मिलेगा आपको फिर। अब देखिए, उससे भी पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये क्वेश्चन आपका कहाँ से मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है, पेज नंबर 10 पे है। तो पेज नंबर 10 पे आपको ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने पूरा एनसीईआरटी का लिख दिया है। तो ये पार्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgBr, कि डिकम्पोज कर रहे हैं, डिकम्पोज मतलब तोड़ना, किससे तोड़ रहे हैं, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। तो डिकम्पोज करके हमें सिल्वर और ब्रोमाइड मिल रहा है, जिसका इस सब ऊपर लिखा हुआ है। इसका रिएक्शन हम कराने में किस में करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आंसर हमारा हो गया ट्रू। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका ट्रू। अब हम ये देखते हैं भाई कि लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है। तो इसमें भी देखिए इसी का आंसर यहाँ पे आ चुका है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी होती है उनके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसकी हीट फॉर्म, लाइट और ब्रेकिंग डाउन। और देखिए जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक, और जिसमें जरूरत पड़ती है उसे एंडोथर्मिक। तो देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होने पे यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, प्रोवाइड हो रही है। लाइट मतलब की जाएगी, उसको दी जाएगी, तो दे देने पे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने एक्सोथर्मिक, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर आ गया ये फॉल्स। अब अगर एक ट्रू एक फॉल्स हो जाता है तो डेफिनेट रूप से सी या डी में आंसर आएगा, फिर हमें ए और बी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ए ट्रू है और बी फॉल्स है, तो ये आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आंसर आपका आ गया सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट आता है आपका 18 क्वेश्चन। असर्शन लिखा हाइड इन पी प्लांट इज कंट्रोल बाय द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड थस जेनेटिकली कंट्रोल। और सी सेलुलर डीएनए इज अ इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल्स। चैप्टर नंबर ये 8 का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।
और ये बुक का पेज नंबर एनसीईआरटी बुक का 145 पे टॉपिक लिखा हुआ है 9.2.3 हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। इस टॉपिक से ये आपका आंसर आया हुआ, तो वो टॉपिक भी मैं आपको बता दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें आपका बिल्कुल सही लिखा है कि जो हाइट होती है प्लांट की वो एंजाइम से इफेक्टेड होती है और ये जेनेटिक कंट्रोल भी होती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी किस में प्रेजेंट होती है, डीएनए में होती है। तो दोनों ही यहाँ पे क्या ट्रू है, और ट्रू होने का मतलब ये इसका रीजन एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर है। 19 क्वेश्चन आते हैं। एम्बिशन आर टोलरेट द मिक्सिंग ऑक्सीजन। देखिए ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया, तो इस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप मेरे संग आइए चैप्टर नंबर 6 पे, अलाइव प्रोसेस, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 16, और ये आपका टॉपिक है ऑक्सीजन एंटर द ब्लड। तो मैं देखिए टॉपिक खोल लेता हूँ, ये एनसीईआरटी बुक का टॉपिक आ गया। इसमें आपको यहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा। देखिए कुछ एनिमल्स, सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, जैसे मैनी रेप्टाइल्स होते हैं, इनके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। जिनके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं उनमें ब्लड में मिक्सिंग दोनों होकर चलती है, ऑक्सीजनेट भी चलता है उसमें, डीऑक्सीजनेट भी चलता है। और यही क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एम्बिशन जो होते हैं वो उसमें मिक्सिंग दोनों की होती है, ऑक्सीजनेट की और डीऑक्सीजनेट ब्लड की, और उसमें 3 चैम्बर होते हैं। अब देखिए आपके पास अगर आंसर पे क्वेश्चन पे आ जाए तो पहले पे देखिए एम्बिशन कैन बी टोलरेट मिक्सिंग ऑरिजिनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड, तो बिल्कुल ये सही है। एम्बिशन आर एनिमल विथ 2 चैम्बर, देखिए 2 चैम्बर नहीं लिखा था हार्ट में, वहाँ पे 3 चैम्बर लिखा था, तो हिसाब से यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। अब ए ट्रू है और बी आर फॉल्स है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसमें सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलर इट कम रेस्ट इन द जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जी हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं अगर किसी भी सोलेनाइड को जिसमें करंट कैरिंग फ्लो होता है तो वो बार मैग्नेट का काम करता है, और उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं, और वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करता है, तो ये आपका ट्रू है। अच्छा ये बता देते हैं, क्वेश्चन आपका मिलेगा चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये आपका मैंने पेज नंबर 229 टॉपिक आपका लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन सोलेनाइड पे मिल जाएगा, आप पेज नंबर निकाल लीजिए। और यहाँ पे देखिए रीजन भी सही है कि जब एक एंड से मतलब करंट पास करते हैं तो सोलेनाइड का एक पार्ट नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा पार्ट साउथ पोल बन जाता है, और ये काम करता है बार मैग्नेट का, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है और ये इसका रीजन भी है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। तो बच्चों मैंने आप लोगों को यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस कराए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके सैंपल पेपर को आगे भी जाके और सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे आप कमेंट्स लिखिएगा, सर आप इसके लिए और वीडियो बना दिए, तो मैं और भी इसको सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज मेरा अब ये है कि मैं आगे के चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक चैप्टर के एमसीक्यू बनाऊंगा, बिल्कुल जिस पैटर्न पे ये दिए गए उसी पैटर्न पे बनाऊंगा, और वो भी सारे एनसीईआरटी से ही बनाऊंगा, इसलिए कि आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। बस बच्चों आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल आपको आपके लिए मे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, आपकी परसेंटेज बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होगा, और ये चैनल इतना आप काम कर सकते हैं तो दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि चैनल की भी ग्रोथ हो सके। तो चलिए बच्चों, आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अगर अच्छी लगी है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो में जब डालूं तो आपको पास वीडियो मिल जाए। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, एंड सबके लिए बहुत बहुत जो है मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहे और खेलते रहे, मस्ती करते रहे, एंड सब कुछ एंजॉय करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।